हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एरोडोव का 1.65 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है जो कि फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर डिस्कस होता है और उसका भी एक एडवांस्ड क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ प्लैंक ऑफ मास m1 विद अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। A horizontal force growing with time t as F is equal to at, where a is a constant, is applied to the bar. Find how the acceleration of the plank and that of the bar depend on time t if the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to k. Draw the approximate plots of these dependencies. ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। और आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन में जो हमको सिचुएशन दी हुई है वो कुछ इस तरीके की है कि m1 ब्लॉक के नीचे, m2 उसके ऊपर रखा हुआ है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है म्यू, और दोनों जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू AT। ये हमको कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो और सरफेस जो है वो स्मूथ है। अब हमें बताना है कि m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो टाइम के साथ में किस तरह से वेरी करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी फ्रिक्शन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में m1 m2 ये जनरल फ्री बॉडी डायग्राम है पूरे के पूरे सिस्टम का। अगर हम इनके इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अपर जो ब्लॉक है m2 उसके ऊपर F इज इक्वल टू AT राइट डायरेक्शन में आएगा। n2 जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि m1 के कारण आ रहा होगा। m2g नीचे लगेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन लेफ्ट में क्यों आएगा ये मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा, ठीक है। अगर m2 के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट में आ रहा है तो उसी के रिएक्शन में m1 के ऊपर राइट में आएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि m1 के कारण m2 पे पीछे है तो m2 के कारण m1 पे आगे होगा फ्रिक्शन। ये जो नॉर्मल है n1 ये ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल है m1 के ऊपर, नीचे लगेगा m1g। और जो m2 के ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था वो m1 के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में लगेगा बाय एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम आ गए m1 और m2 के। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि m2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों आया, यानी कि लेफ्ट में क्यों आया। इसको आप इंट्यूटिवली समझ सकते हो। कैसे, देखो अगर मान लो m1 और m2 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो फिर m2 सिंपली आगे चले जाता, उसको कोई फ्रिक्शन रोकता ही नहीं, और m1 के ऊपर कोई फोर्स आता ही नहीं, m1 स्टेशनरी पड़ा रहता और m2 आगे जाकर के m1 के ऊपर से नीचे गिर जाता। ये कंडीशन होती। m1 के ऊपर नेट फोर्स 0 बना रहता हॉरिजॉन्टल में। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो m1 की टेंडेंसी किधर की तरफ जाने की होगी, m1 की टेंडेंसी होगी राइट में जाने की m2 के साथ में। तो यानी कि m1 के ऊपर फ्रिक्शन राइट में ही आया होगा तभी m1 राइट में जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर m1 के ऊपर राइट में आएगा तो उसी के रिएक्शन में m2 के ऊपर लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये एक इंट्यूटिव तरीका है जिससे आप m1 m2 पे फ्रिक्शन निकाल सकते हो। इन जनरल ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो हर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन को आप एक बार एब्सेंट मान लो, फिर देखो क्या सिचुएशन बनेगी, फिर फ्रिक्शन को सडनली ले आओ वापस से और फिर देखो क्या सिचुएशन बनेगी, और इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करके आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ इनविजिबल थ्रेड मेथड। ये मेथड मैंने अपने फ्रिक्शन के थ्योरी लेक्चर्स के अंदर समझाया हुआ है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की सीरीज में। उस मेथड के में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास में ये m2 है और ये m1 है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इनके बीच में हम मान लेते हैं कि लेट से कुछ वर्टिकल थ्रेड्स हैं और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो थ्रेड्स हैं ये टेढ़े हो जाएंगे। अगर m2 आगे जाएगा तो ये थ्रेड्स टेढ़े हो जाएंगे ऐसे। अगर ये थ्रेड्स टेढ़े हो जाएंगे तो m1 को एक इधर की तरफ खींचेंगे, m1 को एक खींचेंगे राइट डायरेक्शन में तो राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा। m2 को खींचेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में तो m2 के ऊपर लेफ्ट में फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी। जिस तरीके से ये थ्रेड्स रिलेटिव मोशन के को अपोज करने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में होगा क्या, पहले अपन इसका जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ जो हमारे पास में ये सिस्टम दिया हुआ है इसका मोशन कैसा होगा। इसका अगर आप मोशन समझ जाएंगे तो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मोशन कैसा होगा कि शुरुआत में m2 के ऊपर आप जब फोर्स लगाओगे AT का जो कि टाइम के साथ में ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा कि दोनों ब्लॉक शुरुआत में तो साथ में चलेंगे और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कम होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ेगा। जैसे जैसे सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ग्रो करता चला जाएगा, क्योंकि m1 को फिर ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाना पड़ेगा। m1 को अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, है कि नहीं।
तो यानी कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे, एफ को बढ़ाएंगे, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो उससे फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो बढ़ती चली जाएगी। तो थोड़ी देर तक तो ये साथ में चलेंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर लेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा उसके इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट पर दोनों ब्लॉक्स फिर अलग अलग चलना चालू कर देंगे, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है m1 के ऊपर वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर लेगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम तक दोनों साथ में चलेंगे, उसके इमीडिएटली बाद में m1 का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया होगा। लेकिन m2 का एक्सेलरेशन अभी भी बढ़ता रहेगा क्योंकि m2 के ऊपर फ्रिक्शन भले ही कांस्टेंट हो गया हो, लेकिन जो फोर्स है वो तो कंटिन्यूसली टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो m2 का एक्सेलरेशन अभी भी बढ़ता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका मोशन होगा जो कि हमको इंट्यूटिवली समझ में आता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कुछ देर तक के साथ में चलेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, m2 का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, m1 का एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर टाइम तक तो m2 के जैसा ही रहेगा, m1 का एक्सेलरेशन जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, उस टाइम के बाद में m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये इसका मोशन होगा। अब ये मोशन हमको क्लियर है तो अब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस स्लाइड पर मैंने मोशन के ही डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर फॉर सम टाइम टिल फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स रीचेज इट्स लिमिटिंग वैल्यू। आफ्टर दैट द ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। ब्लॉक्स जो हैं सेपरेटली चलेंगे, यहाँ पर मूव भी आएगा, ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। ठीक है, तो ये मोशन होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट्स से वो वाला टाइम जब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, लेट्स से वो टी नॉट है। लेट्स से द टाइम टिल विच द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इज टी नॉट। हमने ये मान लिया कि दोनों ब्लॉक्स जब तक साथ में चलेंगे वो वाला टाइम टी नॉट है। तो टी नॉट पर क्या होगा? टी नॉट पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। एट टी नॉट द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी मैक्सिमम। टी नॉट पर फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका होगा। यानी कि टी नॉट पर अगर हम दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? m2 के ऊपर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा होगा पीछे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी m2 के ऊपर वो म्यू m2g होगी। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैंने कैलकुलेट भी करके रखा हुआ है। m2 के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू n2 होगा, वेयर n2 इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑन m2, और म्यू जो है वो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमने माना है, k मानने की जगह म्यू मान लिया है। तो ये म्यू m2g जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, मैक्सिमम फ्रिक्शन, यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो m2 के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में लेफ्ट में आ जाएगा म्यू m2g, और यही फ्रिक्शन m1 के ऊपर राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। वर्टिकल के फोर्सेज में हमको बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि मोशन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने में था, वो हमने ऑलरेडी निकाल ही ली है। ठीक है, तो अब टी नॉट पर हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको टी नॉट की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। ठीक है, तो एट टी नॉट क्या होगा? फोर्स की जो वैल्यू होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू ए टी नॉट ही हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, और टी नॉट टाइम तक दोनों साथ में चल रहे होंगे, टी नॉट पर भी साथ में चल रहे होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो होगा, क्योंकि उस टाइम पे दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे, तो हम दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर के सिस्टम मान सकते हैं, और उसके कॉमन एक्सेलरेशन को हमने ए सी मान लिया। तो ए सी और एफ के बीच में क्या इक्वेशन आ जाएगी? एफ विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा इस पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पर, जिसकी वैल्यू होगी म्यू m2g। तो हम नीचे वाले ब्लॉक m1 के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, म्यू m2g विल बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। तो म्यू m2g विल बी इक्वल टू m1, और कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देते हैं, और वहाँ पे f की वैल्यू हम रख देंगे a इंटू टी नॉट। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 2 3 से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हमको टी नॉट की वैल्यू मिल गई। टी नॉट की वैल्यू हो गई म्यू m2g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन a इंटू m1। a जो है वो कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वो वाला टाइम आ गया जिस टाइम तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इस टाइम तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, इसके बाद में दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर टाइम टी लेस देन और इक्वल टू टी नॉट, टी नॉट तक साथ में चल रहे हैं, तो टी नॉट से छोटा टाइम और टी नॉट तक दोनों साथ में चल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा, m1 का a1 मान लिया हमने, m2 का a2 मान लिया, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बराबर होगा, और वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी at अपॉन m1 प्लस m2। दोनों ब्लॉक को मिलाकर हम सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे a1 है एक्सेलरेशन ऑफ m1 और a2 है एक्सेलरेशन ऑफ m2। तो हमको ये मिल गया फंक्शन कि टी नॉट टाइम के पहले दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन होगा, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब टी नॉट टाइम के बाद में क्या होगा? टी नॉट टाइम के बाद में दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे,
और उनके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पे लगेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू m2g यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर आप m2 का एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, राइट वाला फोर्स माइनस लेफ्ट वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यही हमने m2 का एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, ये आ गया a2। ठीक है, और इसी तरीके से हम m1 का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, म्यू m2g फोर्स जो है उसको चलाएगा, तो म्यू m2g डिवाइडेड बाय m1, ये हमारे पास में m1 का एक्सेलरेशन आ गया। तो हमारे पास में पूरे टाइम में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आ गए। t लेस देन t नॉट के लिए एक्सेलरेशन आ गया, लेस देन और इक्वल टू टी नॉट के लिए एक्सेलरेशन आ गया, और t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास में फंक्शन सारे अवेलेबल है, हमको बस इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो चलिए इन ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में टी नॉट की वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास में ये अवेलेबल है कि t लेस देन और इक्वल टू टी नॉट के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक्स का, हमारे पास में ये भी अवेलेबल है कि t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने आएंगे। ठीक है, अब आप देखो t लेस देन और इक्वल टू टी नॉट के लिए आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो टाइम के साथ में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्राफ आ गया, टी नॉट के पहले तक हमारे पास में a1 इज इक्वल टू a2 होगा और हमारे पास में ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए a1 जो है वो तो कांस्टेंट हो गया है, तो हमने a1 को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, फिर a2 की वैल्यू अगर आप देखो तो a2 का स्लोप जो है पॉजिटिव है। ठीक है, a2 का स्लोप पॉजिटिव है और टाइम के साथ में ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पे a2 को ड्रॉ कर दिया। a2 का स्लोप पॉजिटिव है और ये टाइम के साथ में एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमने पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसके अंदर हम ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इक्वेशंस तो अवेलेबल हैं ही स्ट्रेट लाइंस की, तो इनकी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशंस अवेलेबल है इससे हम बोल सकते हैं कि थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखोगे तो tan थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन m1 प्लस m2, और अगर आप इस इक्वेशन से देखोगे तो tan थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन m2। इसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइंस की नॉलेज थोड़ी यूज़ की है और मैं होप कर रहा हूँ कि इतना आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यूज़ भी आ गई, और ये हमारे पास में कंप्लीट ग्राफ अवेलेबल हो गया दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी, और हम लोग फ्यूचर में और नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।